चलिए रुख करते हैं बड़ी खबर का, जहां इस्लामाबाद पाकिस्तान में आपको बता दें युद्ध पर हुई शांति वार्ता फेल। इस्लामाबाद से बड़ी खबर, जहां पर पाकिस्तान में युद्ध पर हुई शांति वार्ता फेल। ईरान संग 21 घंटे की शांति वार्ता रही विफल। अमेरिका की परमाणु शर्तों को ईरान ने नकारा। हम यहां नेक नियत से आए थे, बोले वेंस। तो वैश्विक अस्थिरता के बीच पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को एक मंच पर लाकर मध्यस्थता का प्रयास किया। उपराष्ट्रपति वेंस का कहना है, हम यहां नेक नियत से आए थे। तो माना जा सकता है कहीं ना कहीं जो प्रयास किए जा रहे थे कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करवाई जाए। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। राजेश भारती, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में। और जिस प्रकार लगातार पूरी दुनिया में वैश्विक अस्थिरता साफ तौर पर देखने को मिल रही है, अमेरिका, इजराइल और ईरान लगातार युद्ध में शामिल रहे, अन्य देशों को भी इससे काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई। और उसके बाद पाकिस्तान ने एक भूमिका निभाने की कोशिश की, मीडिएटर के रूप में सभी को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया, चूंकि उसके संबंध अमेरिका से भी अच्छे रहे हैं और ईरान से भी अच्छे माने जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कोशिश पाकिस्तान की विफल होती नजर आ रही है। इसको इस तरह देखना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के बीच जब समझौता के लिए कोई तीसरा देश आता है सामने, तो इसको ये तो ऐसा है कि जैसे भारत पाकिस्तान के किसी कोशिश को, जैसे हमको अच्छा ही नहीं लग रहा है कि हमको लगे कि पाकिस्तान को मदद, लगभग ये मानिए कि बातचीत सही रास्ते चल रहा है। आप कभी भी किसी भी इतने बड़े युद्ध के माहौल के बीच जब बातचीत होगा तो अविश्वास दोनों के बीच में बहुत गहरी है। जिस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान के टॉप लीडर्स, ये अमेरिका ने ईरान के टॉप लीडरशिप को जिस तरह से मारा है इस जंग में, तो ईरान के अंदर अमेरिका को लेके बहुत अविश्वास है, क्योंकि ये एक तरह से प्रोटोकॉल रहा है सारी दुनिया में कि जब भी कोई युद्ध या संघर्ष होता है तो उसमें आप लीडरशिप को टारगेट नहीं करते। दूसरी बात कि लेबनान, जब ये ट्वीट किया गया था और ये बात क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया था समझौते के लिए युद्ध विराम को लेकर कि बातचीत होगी, उस ट्वीट को अमेरिका ने निश्चित रूप से देखा होगा और उसमें ये ट्वीट में शामिल था कि लेबनान पे भी अटैक रोका जाएगा, जो इजराइल ने नहीं रोका। फिर जब ईरान ने एक तरह से दबाव बनाया है, तो उस दबाव के बाद आप देखिए कि क्या हुआ कि अंततः फिर इजराइल को अमेरिका के राष्ट्रपति ने समझाया या जैसे भी कन्विंस किया, लेबनान पे भी आक्रमण रुका है। तो ईरान के पास अब और कुछ देखिए खोने के लिए है नहीं। और अमेरिकन राष्ट्रपति लगातार जिस तरह से अपने बयान बदल रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि अमेरिका इस युद्ध में जीतता हुआ, एक माने जीते हुए खिलाड़ी की तरफ जो है पेश नहीं कर पा रहा है अपने को, या कहिए अमेरिका जानता है कि इस युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यह मैसेज जा चुका है कि अमेरिका युद्ध जीता नहीं है। ईरान की जितनी आपने आर्थिक तबाही की है, उसके बाद भी ईरान ने घुटने नहीं टेके, बराबरी से वो बात करना चाहता है। अब वेस्ट को ये बात पसंद ही नहीं है कि एशिया का कोई देश, छोटा सा देश जो है ना, उससे आके बराबरी पे बात करे। और भारत के अंदर एक तरह का पूरा नकारात्मकता है कि पाकिस्तान कैसे मध्यस्थता कर देगा। माने दुनिया में इतनी बड़ी तबाही हुई है, सारी दुनिया पे इम्पैक्ट है, हमारे देश में एलपीजी से लेके सारी चीजों की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान विरोधी मानसिकता से इतने घिरे हुए हैं या हम उसके इतने शिकार है ना कि हमको लग रहा है कि हमें ये बात कैसे हो कि पाकिस्तान ये बातचीत सफल होगा, सही रास्ते बढ़ रहा है। रही बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो ईरान ने एक बारूदी, एक तरह से कहिए कि जो सुरंगे बारूदी जो उसने हथियार तैनात किए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जिससे जहाजों का पूरी तरह एकदम निर्बाध गुजरना अभी संभव नहीं है, वो हटाना पड़ेगा। और जब बातचीत सफल होगा तो उसके बाद ईरान और अमेरिका मिलके इसको हटाएंगे भी। मुझे ये बातचीत कहीं से भी विफल होता नहीं दिख रहा है। एकदम राजेश सही जी, ट्रैक पे चल रहा है। जिस प्रकार अगर इस पूरे युद्ध को समझा जाए तो लगातार ईरान एकदम माना जा सकता है दृढ़ता के साथ दोनों ही महाशक्तियों का मुकाबला करता नजर आया, फिर वो चाहे अमेरिका की बात की जाए या फिर इजराइल की बात की जाए।
बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा भी ईरान के पास इस प्रकार की कोई सुपर पावर है या इस प्रकार की कोई शक्ति है जिसके बल पर वो दोनों ही महाशक्तियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है और लगातार मुकाबला कर रहा है? किसी भी देश का जो लीडरशिप होता है ना, वो सारी शक्तियां अपनी जनता से प्राप्त करती। आज ईरान की जनता जिस तरह अपने सरकार के साथ खुलकर खड़ी हो गई है, यही वो शक्ति है जिस शक्ति पे एक संप्रभु राष्ट्र बात कर रहा है। ये बात अमेरिका को नहीं पसंद आ रहा है, दुनिया के और देशों को पसंद नहीं आ रहा है कि एशिया का एक देश जो है दुनिया के सबसे बड़े पावर को कैसे इस तरह बराबरी पे बात कर रहा है। ये जेडी वेंस हो या ट्रंप हो, लग रहा था कि जेडी वेंस एक अलग राय रखते हैं इस ईरान युद्ध को लेके, लेकिन जो उनका भी लैंग्वेज है, क्योंकि ये बात वेस्ट को ही नहीं पसंद आ रहा है कि ईरान जैसा छोटा सा देश, आर्थिक रूप से इतना कमजोर देश, जिसपे 2 दशकों से अधिक आर्थिक प्रतिबंध रहा हो, वो बराबरी पे आके बात करे। और अमेरिका को बात समझना पड़ेगा और ये बात जो है ना पूरे एशिया को समझना पड़ेगा। देखिए, आपकी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूरोप ने, और यूरोप का ही अमेरिका जो है लीडर है, कहिए कि उसका साथी है, और यूरोप और अमेरिका को मैं एक ही मानता हूं। उन्हें अपने हथियारों को बेचने के लिए, अपने बाजार के लिए सब कुछ वो एशिया में करना है। आप देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोरिया को 2 देश में बांट दिया उन्होंने, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। आज उसके नाम पे जापान और में उसकी सेना है, दक्षिण कोरिया में सेना है। वियतनाम को 2 हिस्से में बांटा, वियतनाम लेकिन अंततः एक हुआ। अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान के बीच का संघर्ष, 71 का युद्ध याद कीजिए कि जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भारत के विरुद्ध भेजा था, जब रूस सामने आया और फिर अमेरिका रुका। फिर उसके बाद आप अरब जगत में देखिए तो इजराइल के गठन के बाद लगातार एक के बाद एक 4 अरब युद्ध हुए, 48 में, 65 में, फिर 67 में, 72 में योम किप्पुर का युद्ध, अब ईरान पे। तो क्या एशिया जो है अमेरिका और यूरोप के हाथ की कठपुतली है? इसलिए एशिया के सभी देशों को एक होने का समय है। राजेश जी, जिस प्रकार देखा जा सकता है, जिस प्रकार आपने भी जिक्र करा कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी खुद की जनता है जो कि उसके लीडरशिप के साथ समर्थन में खड़ी हुई है, और वहीं अगर अमेरिका की बात की जाए तो लगातार अमेरिकी ट्रंप का विरोध करते नजर आ रहे हैं। तो जो एक इमेज बनाने की कोशिश ट्रंप लगातार पूरी दुनिया के सामने कर रहे थे, वेनेजुएला में जो कुछ हुआ उसके बाद भी, और ईरान पर भी लगातार हमले के बाद माना जा सकता है कि ईरान पर जो हमले अमेरिका द्वारा किए गए वो कहीं ना कहीं बैकफायर ट्रंप पर कर चुके हैं। पहला सवाल। दूसरा सवाल साथ ही साथ राजेश जी पूछना चाहूंगा कि ये जो अब डिप्लोमेसी देखने को मिल रही है, क्या वाकई में ये सभी देश शांति चाहते हैं या फिर महज पर्दे के सामने दिखावा हो रहा है, पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है? नहीं, ये देख लीजिए कि जो पहला सवाल है कि बैकफायर का जहां तक सवाल है ना, अमेरिका में, क्योंकि जो ट्रंप का एक स्टेटमेंट है कि मैं स्टोन एज में ईरान को भेज दूंगा, इसने अमेरिकन जनता को बुरी तरह नाराज कर दिया, क्योंकि अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय छवि को बहुत गहरा धक्का लगा है। अमेरिका दुनिया में शांति के नाम पे लड़ाई करता था, लेकिन इस स्टेटमेंट से ये मैसेज गया है सारी दुनिया में, और अमेरिकन जनता को भी लगा कि हमारा देश आक्रांता है, दुनिया में कहीं भी जाके मानवता की हत्या करता है। इस स्टेटमेंट के कारण ट्रंप से गहरी नाराजगी है अमेरिका में, और उस गहरी नाराजगी का ही परिणाम आप देख रहे हैं कि आज ट्रंप कमजोर दिख रहे हैं। लगातार स्टेटमेंट का मतलब है कि ट्रंप कमजोर हो गए हैं अमेरिका में, क्योंकि अमेरिकन जनता आज ट्रंप पे फेथ नहीं कर रही है। और यह मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता चैनल पे, अमेरिकन जनता को लग रहा है कि हमने एक गलत व्यक्ति को, या कहिए कि एक मेंटली इम्बैलेंस व्यक्ति को हमने अपना प्रेसिडेंट चुना है। शायद अफसोस में है अमेरिकन जनता। जहां तक दूसरा सवाल है कि क्या दुनिया सिर्फ महज दिखावा कर रही है, नहीं, सारी दुनिया पे इसका इम्पैक्ट आया है। एशिया पे इसका बहुत इम्पैक्ट आया। आप आसियान देशों की स्थिति देखिए, वहां तो और भी स्थिति खराब है। वियतनाम हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, इन देशों में क्योंकि उनके पास उस तरह का इकोनॉमिक पावर नहीं है, या कहिए उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं बना रखा था पेट्रोलियम का, तो वहां तो उद्योग धंधों पे व्यापक असर आया है। हमारे देश पे उस तरह का असर नहीं आया, क्योंकि हमारे पास 60 डेज का कहा जा रहा था कि रिजर्व है, और हमने रूस से और जगह से हमने जो है पेट्रोलियम और गैस वगैरह हमने खरीदने शुरू कर दिए। यूरोप के देश, नाटो भी अब यह समझ रहा है कि ट्रंप के साथ खड़े होने इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने बाजार खोना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूरोप का इमेज भी खराब हो जाएगा। इसलिए यूरोप दूरी बना रहा है, और यूरोप गहराई से और शिद्दत से चाहता है कि समझौता हो, और ये समझौता होगा। इसको विफल जो है बोलना या उस तरह सोचने के किसी भी दृष्टिकोण का मैं सहमति नहीं रखता उससे।
जी राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और स्वदेश न्यूज़ के साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो सुना आपने किस प्रकार लगातार माना जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हर व्यक्ति चाहता है कि पूरे विश्व में शांति हो। इस प्रकार के विरोध का, इस प्रकार के युद्ध का कोई भी देश समर्थन नहीं करता है, लेकिन लगातार इस प्रकार की जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं उनको अब शांति वार्ता में परिवर्तित करने का भी प्रयास लगातार जारी है। चलिए रुख करते हैं अगली खबर का। तो जिस प्रकार लगातार अमेरिका में, ईरान में, इजराइल में युद्ध जैसे हालात देखने को मिले, लगातार अस्थिरता बनी हुई थी, उसके पश्चात अब शांति बहाल करने की कोशिश की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार शांति बहाल की जाती है। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।